नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज के इस यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। मानसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में ये संशोधन विधेयक रखा गया और अभी हाल ही में एक संयुक्त संसदीय समिति को ये विधेयक सौंपा गया है जांच के लिए। राजनीति में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकने के संदर्भ में ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि हर विधेयक की तरह ये विधेयक भी आलोचनाओं से परे नहीं है। तो क्या है पूरा मुद्दा? विधेयक के प्रावधान क्या हैं? सरकार ने क्या तर्क दिए हैं इस विधेयक को लाने के पीछे? विपक्ष के द्वारा क्यों इसकी आलोचनाएँ की गई हैं? इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो यूपीएससी हो, स्टेट सर्विस हो, मेंस, प्री या और कोई भी एग्ज़ाम जहां आप जीएस पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। करेंट अफेयर्स से जहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक चूँकि करंट डेवलपमेंट का मुद्दा है, जुड़ा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो आपके जीएस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, उससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पे हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो चाहूँगा कि आप लोग अंत तक इस क्लास में जुड़े रहें, ताकि आप वास्तव में इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। इससे जुड़े सारे पक्षों को आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। फ्रेंड्स, कुछ नाम लेता हूँ आपके सामने। हो सकता है कि आपने उन सारे नामों को सुना होगा, और या ऐसे भी नाम हो जो आपने नहीं सुने हो, हालांकि वो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के बहुत चर्चित नाम रहे हैं। तो कुछ अगर ऐसे नाम मैं लूँ आपके सामने: लाल बहादुर शास्त्री, सबने सुना होगा। लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, सेंथिल बालाजी, हेमंत सोरेन। सारे लोगों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। सारे हमारे देश की राजनीति के बहुत प्रमुख या चर्चित चेहरे रहे। कुछ तो अभी भी है, और कुछ पहले कभी रहे हैं चर्चित। लाल बहादुर शास्त्री, जरूर सुना है सबने नाम। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी। और राजनीति में जब नैतिकता, सत्यनिष्ठा की बात होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा के बिना वो चर्चा कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकती। जब भी राजनीति में नैतिकता का मुद्दा होता है, तो कहें कि सबसे ऊपर अगर नाम होता है, तो उन सबसे ऊपर वाले नामों में एक नाम लाल बहादुर शास्त्री का जरूर होता है।
रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई और लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके मंत्री रहते हुए दुर्घटना हुई। ये थे राजनीति में नैतिकता के पैमाने। 1996 1996 में जैन हवाला केस में लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव जैसे नेताओं का नाम आया और इन्होंने अपनी संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया केवल इसलिए क्योंकि 64 करोड़ रुपए का एक जैन हवाला केस हुआ था और उसमें इनका नाम आया। आडवाणी ने तब तक चुनाव नहीं लड़ा जब तक कि उस केस से वो बरी नहीं हो गए। तो देखिए आप राजनीति में नैतिकता के उच्च मानदंडों का और एक उदाहरण कि केवल एक भ्रष्टाचार के केस में नाम आने से अपनी सांसदी छोड़ देते हैं। लालू प्रसाद यादव का नाम भी आप सबने जरूर सुना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कई सारे घोटालों के केस लगे, कई में दोषी भी सिद्ध हुए, लंबे समय तक जेल में भी रहे। 1997 में जब घोटालों में नाम आया, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बढ़ा, तो तब उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को अपनी गद्दी सौंपी उत्तराधिकार में, मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो फिर कि जब भ्रष्टाचार के मामले में नाम आया तो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया, एक बड़ी अच्छी परंपरा कायम की कि भ्रष्टाचार घोटाले में नाम आने पे अपना पद छोड़ा। लेकिन एक और दूसरा एंगल भी कि परिवारवाद की राजनीति की शुरुआत हुई कि जब खुद पद छोड़ा तो पार्टी में कोई दूसरा ऐसा योग्य उम्मीदवार नहीं लगा कि जिसको मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंपे और वो फिर अपनी पत्नी। तो दो एंगल हैं। हमें पहले ही एंगल से फिलहाल मतलब है कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जब घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, नाम आता है तो त्यागपत्र देते। पिछले साल हेमंत सोरेन भी, झारखंड के मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का मामला ईडी अरेस्ट करती है, अरेस्टिंग के पहले मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देते हैं और अपनी पार्टी के नेता चंपई सोरेन को गद्दी सौंपते हैं मुख्यमंत्री। तो कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे देश की राजनीति में कि जब प्रमुख पदों पर रहते हुए राजनेताओं के ऊपर आरोप लगे अपराध के, भ्रष्टाचार के, घोटालों के, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिए अरेस्ट होने के पहले, और या अरेस्ट हुए ही नहीं लेकिन खुद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और त्यागपत्र दे दिए। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, सेंथिल बालाजी, ये ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप लगे, जेल गए, लंबे समय तक जेल में रहे लेकिन अपने पद नहीं छोड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के मामले में जेल गए, कई महीनों तक जेल रहे लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। वही अरविंद केजरीवाल जो 2011-12 में जब बढ़ते हुए घोटालों के संदर्भ में जन लोकपाल को लेके अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, तो
उस आंदोलन के एक प्रमुख कर्ता-धर्ता थे। शासन व्यवस्था और राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी के दावे करते थकते नहीं। लोकपाल की स्थापना के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और जब खुद के ऊपर अनैतिकता के घोटाले के आरोप लगे, लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया। फाइनली बीच में तो एक बार जमानत भी मिली चुनाव प्रचार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जमानत दी जा रही है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन ना आप अपने दफ्तर जाएंगे मुख्यमंत्री कार्यालय, ना किसी फाइल पे साइन करेंगे। और फिर भी देखिए, हमारी राजनीति की एक ऐसी घटना या दुर्घटना जिसने नीति निर्माताओं को सोचने पे विवश कर दिया कि क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ऐसी स्थिति की भी कभी कल्पना की थी कि जहां राजनेता इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए घोटालों के आरोप में जेल जाएं और उसके बाद वो त्यागपत्र तक देना जरूरी नहीं समझे, बल्कि कहें कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, समान स्थिति कि जेल में रहते हुए, कई महीनों तक जेल में रहते हुए मंत्री पद नहीं छोड़ा। बाद में फिर सर्वोच्च न्यायालय का जब दबाव पड़ा तब जाके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि या स्वतंत्रता चुने या मंत्री पद चुने, तब जाके फाइनली पिछले सालों में हमारे देश में ये कुछ ऐसी घटनाएं घटी राजनीति में नैतिकता के पतन की, कहा जाए कि चरम सीमा हो गई है नैतिकता के पतन की। तो तब जाके सरकार को मजबूर होना पड़ा। सरकार का वर्जन है ये, गृह मंत्री जी ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत करते हुए यही कहा कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। जिस तरह की ये घटनाएं पीछे हमारे देश में देखने को मिली हैं, तो इनको रोकने के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक ला रही है सरकार। तो सबसे बड़ा यही तर्क दिया गया कि ताकि हम इसके माध्यम से राजनीति में नैतिकता, शुचिता की स्थापना कर सकें, जनता का विश्वास बहाल कर सकें राजनीति और संस्थाओं के ऊपर, और सुशासन की स्थापना की जा सके। तो ये जो मैंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिए, चर्चित व्यक्ति, वही संदर्भ है हमारे आज के डिस्कशन का, कि अक्सर होता है कि जब हमारे सामने घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं, उन्हीं के अनुसार फिर हमें निर्णय लेने होते हैं, अपनी नीतियों का निर्धारण करना होता है। जब तक समस्याएं नहीं आती, तब तक हम उन समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचते, और भाई समस्या है ही नहीं तो क्यों सोचेंगे। और जब समस्याएं आए, गंभीर हो जाए, पानी सिर के ऊपर निकले, तो फिर हमें उनके समाधान के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करने होते हैं, कदम उठाने ही पड़ते हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार। जो लोग क्लास में जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, हम आज बात कर रहे हैं जो समय समय पे हम यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं। तो आज का मुद्दा है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, राजनीति में नैतिकता और शुचिता लाने के उद्देश्य से लाया गया विधेयक। अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें क्लास से, पूरी क्लास करेंगे तो वास्तव में आप इस टॉपिक को कंप्लीटली तैयार कर पाएंगे, इसके सारे डायमेंशंस को समझ पाएंगे। तो जैसा मैं बात कर रहा हूं कि कुछ 5-7 चर्चित हस्तियों के मैंने नाम लिए,
कुछ ऐसी हस्तियाँ भी जिन्होंने राजनीति में नैतिकता की मिसाल कायम की, वहीं कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने राजनीति में नैतिकता, शुचिता के पतन का निर्धारण में भूमिका निभाई और उन्हीं संदर्भों में 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की ज़रूरत पड़ी। कुछ और अगर हम डेटा की बात करें, तो आप देखिए कुछ डेटा है यहाँ 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, तब से लेके अब तक 12 ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। तो जो करीब 11-12 साल का वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, मतलब वैसे तो वर्तमान सरकार पिछले साल ही बनी है 2024 में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म है। 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने तब से अब तक तो 12 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो मंत्री थे। जे जयललिता, तमिलनाडु, सुब्रतो मुखर्जी, पश्चिम बंगाल, पार चटर्जी, पश्चिम बंगाल, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी दिल्ली, ज्योति प्रिय मलिक, टीएमसी बंगाल, फिरहाद हाकिम, टीएमसी बंगाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी दिल्ली, सेंथिल बालाजी, डीएमके तमिलनाडु, जितेंद्र तोमर, आम आदमी पार्टी दिल्ली, मदन मित्रा, टीएमसी, पश्चिम बंगाल, नवाब मलिक, एनसीपी, महाराष्ट्र। तो 12 ऐसे लोग जो मंत्री पद पर रहते हुए अरेस्ट किए गए और ठीक-ठाक दिनों तक जेल में रहे। इनमें से 5 टीएमसी के, 4 आम आदमी पार्टी के, 1 डीएमके का, 1 एआईडीएमके और 1 एनसीपी। तो ये पार्टी वाइज़ ब्यौरा है। एडीआर का आपने नाम सुना होगा। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है जो जैसा नाम है कि लोकतांत्रिक चुनावी सुधारों से जुड़ा हुआ एक एनजीओ या गैर सरकारी संगठन। समय-समय पे डेटा जारी करता है ये राजनीति में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की कितनी भूमिका है उस संदर्भ में। जो हलफनामे दायर करते हैं लोग चुनाव लड़ने के समय, एमपी, एमएलए का चुनाव, उस सब की रिसर्च करके ये डेटा रखता है हमारे सामने ताकि इस चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे। एडीआर के द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं हमारे देश में। 40% मुख्यमंत्री, 30 मुख्यमंत्री हैं, 28 राज्य, उसके अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर, साथ में पुदुचेरी भी, तो वैसे तो 31 है। तो 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, मतलब 12। 12 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक क्रिमिनल केस चल रहे हैं और उसमें भी आप देखेंगे कि 12 में से 10 के खिलाफ तो गंभीर मामले हैं। हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामले, मतलब 33% के ऊपर गंभीर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ये हमारे देश में राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण डेटा। और उसमें भी आप देखेंगे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो इसमें टॉप है, नंबर 1 है। क्रिमिनल केसेस के मामले में 89 केस हैं उनके ऊपर। 89, 89। सोच के देखें, एक राज्य का मुख्यमंत्री
जिसके ऊपर 89 क्रिमिनल केस चल रहे हैं और कई सारे तो ऐसे गंभीर क्रिमिनल केस हैं जिनमें 5 साल से ऊपर की सजा होगी। अगर वो आरोप सिद्ध हो जाए, दोषी पाए जाएँ, तो कई केस हैं जिनमें 5 साल से ऊपर की सजा। और जो ये विधेयक आया है, वो यही प्रावधान करता है कि 5 साल से ऊपर की सजा वाले अगर अपराध हैं और उनमें 30 दिन से ज़्यादा की जेल है, तो व्यक्ति का मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद चला जाए। आते हैं, वही मुद्दा ही है हमारा। कुछ मैंने कहा डेटा आप देखिए, जो आपको एग्ज़ाम में अपने आंसर में शामिल करने के लिए मददगार होगा। 40% मुख्यमंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामले, 33% के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने टॉप किया है। 89 89 मामले रेवंत रेड्डी तेलंगाना जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जिनके ऊपर 47 केस चल रहे हैं। क्रिमिनल केस की बात हो रही है, सिविल मैटर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सेकंड हैं क्रिमिनल केस के मामले में 47। थर्ड चंद्रबाबू नायडू 19। फोर्थ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 13। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री 5। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 4। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से 4। तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री 2, पंजाब के मुख्यमंत्री 1। तो ये जो गंभीर केस चल रहे हैं क्रिमिनल, तो ये स्थिति है। कुछ डेटा के अकॉर्डिंग मैंने कहा हम बात कर रहे हैं तो जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर। 1 मिनट रुकेंगे। तो फिर थोड़ा आवाज़ तेज होगी क्या? लोग कह रहे हैं आवाज़ पीछे भी आया था मैसेज थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। तो जो ये हमारा आज का टॉपिक है मुख्य रूप से वो जुड़ा ही है, मैंने कहा राजनीति में नैतिकता, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार इन्हीं सब से। तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ डेटा मैंने कहा जो आपके लिए बड़ा मददगार होगा। वही एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसके ही डेटा के अनुसार बात करें तो देखिए कैसे हम लोगों के देश में राजनीति के अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी डेटा की ही एनालिसिस है। तो आप देखिए 2014 में 34% 34% सांसद ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले थे। 34% 2014 में जब लोकसभा के चुनाव। अब ठीक है, अब आवाज़ शायद आ रही है आप लोगों को। देखिए फिर 2019 में चुनाव हुए, ऐसे सांसदों की संख्या बढ़ के हो गई 43%। 2014 में 34% सांसद ऐसे चुनाव जीते जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे थे, गंभीर क्रिमिनल केस। 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़ के हो गई 43%। और 2024 के चुनाव में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़ के हो गई 46%। अगला चुनाव 2029 में होगा।
मतलब हम क्रॉस कर जाएँगे 50% को अगर यही गति रही हमारे देश में राजनीति के अपराधीकरण की तो। मतलब आधे सांसद ऑलमोस्ट आधे सांसद ऐसे हैं या हो जाएँगे जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। किस दिशा में जा रही है हमारे देश की राजनीति? अगर अब भी हमने इसको काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे धीरे-धीरे हमारे हाथ हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी, तो शुरुआत करनी होगी। और शुरुआत कई स्तरों पे करनी होगी। वो इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स हैं, वो जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स हैं, वो संवैधानिक सुधार हैं, कई लेवल पे जाके काम करना होगा। लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। और उसी शुरुआत के लिए ही सरकार का दावा है कि ये प्रयास किया है सरकार ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लाने के माध्यम से। तो ये तो कुछ डेटा था जो आपके लिए मददगार होगा आगे। और अब हम बात को आगे बढ़ाएं 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। मानसून सत्र के दौरान अगस्त में लोकसभा में गृह मंत्री के द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। और हाल में, हाल मतलब आप देखेंगे अभी 11-12 नवंबर को जेपीसी का गठन किया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या संयुक्त संसदीय समिति। और उसे ये विधेयक सौंपा गया जांच के लिए। जब मानसून सत्र में विधेयक रखा गया था, विधेयक का विरोध देखते हुए उसी समय सरकार ने कहा था कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया जाए। समिति अध्ययन कर ले, विधेयक की जांच कर ले, सुझाव दे और तब फिर शीतकालीन सत्र में समिति के सुझावों को रखा जाना था। लेकिन समिति के गठन में विलंब हुआ। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति का बॉयकॉट करने का फैसला किया। विपक्ष ने कहा कि वो इस समिति में शामिल नहीं होगा। सो परिणाम समिति के गठन में थोड़ा विलंब हुआ। नवंबर में फाइनली समिति का गठन हुआ। कुछ विपक्षी सांसदों को भी इसका सदस्य बनाया गया। 31 सदस्यीय 31 मेंबर 31 सदस्यीय ये जेपीसी है। इसकी अध्यक्षता दी गई है भुवनेश्वर की बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी को। पूर्व आईएएस हैं ये। इनको अध्यक्षता दी गई संयुक्त संसदीय समिति की। 21 सदस्य लोकसभा से, जो 31 सदस्यीय जेपीसी है, 21 मेंबर लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से रखे गए हैं। विपक्ष के बॉयकॉट के बाद भी कुछ विपक्षी सांसद हैं इसमें। जैसे आप देखेंगे एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, वो सांसद हैं। एआईएमआईएम के नेता ओवैसुद्दीन ओवैसी, वो शामिल हैं इसमें। तो ऐसे कुछ विपक्षी नेता हैं। हरसिमरत कौर अकाली दल की सांसद, तो कुछ ऐसे विपक्षी सांसद भी समिति में हैं। हालांकि ज्यादातर विपक्षी दलों के द्वारा बॉयकॉट किया गया है समिति।
तो चूंकि समिति का गठन ही अभी नवंबर में हुआ, शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट रखी जानी थी, तो अब शीतकालीन सत्र तो हो ही चुका है कंप्लीट। अब आगे जब ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी, तब फिर संसद में समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और विधेयक पर सरकार आगे बढ़ेगी। तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया। इस विधेयक के द्वारा आप देखेंगे, जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया, इसके द्वारा आप देखेंगे तो संविधान के 3 अनुच्छेदों में हमें परिवर्तन करना है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 ए। आर्टिकल 75 केंद्रीय मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 164 राज्य मंत्री परिषद से संबंधित और आर्टिकल 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक तो आया ही लोकसभा में, साथ ही साथ सरकार ने 2 विधेयक और रखे। इसमें आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार शामिल हो रही है संविधान संशोधन विधेयक में, राज्य सरकारें शामिल हो रही हैं, दिल्ली सरकार शामिल हो रही है। लेकिन अभी बच रहा है जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वहाँ विधानसभा गठित की गई है, तो जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री, तो हमें उनको भी शामिल करना है। तो इसलिए 2 विधेयक और आए साथ में, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। तो 130वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ 2 ये विधेयक भी रखे गए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। तीनों विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे गए हैं, उसे जांच करनी है, अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, जैसा मैंने कहा, संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 75, 164 और 239 ए। जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक है, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 जो विधेयक था, उसमें संशोधन करने जा रहा है। 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था, जिसके द्वारा हमने संविधान का अनुच्छेद 370 धारा 35 ए को समाप्त किया था, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया था, उसे राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग-अलग भागों में बांटते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो 2019 का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था,
उसमें संशोधन के लिए विधेयक है, ताकि जम्मू कश्मीर के भी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के ऊपर ये प्रावधान लागू हो सके। क्या प्रावधान है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं आगे। और 1963 में बना था केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक, पारित हुआ था 1963 में, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक व्यवस्था को रेगुलेट करता है। उसमें पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है, मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, हमें उनको भी लाना है इस प्रावधान के दायरे में। तो उसमें भी संशोधन के लिए विधेयक आया है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। तो इन दोनों में संशोधन होगा। उसके साथ-साथ संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन होगा, 130वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। क्या है? अनुच्छेद 75, 164, 239 ए, थोड़ा-सा इनको जान लेते हैं 2-2 लाइन में। और तब फिर उसके बाद 130वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधान क्या हैं और क्यों हैं, हम उसकी बात करेंगे। आर्टिकल 75 जुड़ा हुआ है केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना। दोस्तों, हम देखते हैं, पिछली कुछ क्लासेस में मैंने चर्चा भी की है आपसे, कि भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक शासन वाला देश है। हमने इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाते हुए संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की है अपने देश में, और ऐसा हमने केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी किया है। केंद्र में भी यही संसदीय लोकतांत्रिक शासन है, और राज्यों में भी इसी संसदीय लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई है, और उसका परिणाम है कि केंद्र और राज्य में 2 प्रधान या मुखिया का अस्तित्व होता है। एक राज्य का प्रधान होता है, जो कि नामात्र का प्रधान होता है, और दूसरा शासन या सरकार का प्रधान होता है, जो कि वास्तविक प्रधान होता है। संविधान के द्वारा शक्तियां दी जाती हैं नामात्र के प्रधान या राज्य के प्रधान को, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है शासन के प्रधान के द्वारा, जिसे हम वास्तविक प्रधान कहते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति को बनाया गया, राज्य का प्रधान राष्ट्रपति को बनाया गया राज्य का प्रधान, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद को बनाया गया शासन या सरकार का प्रधान। राज्यों में भी हमने इसी व्यवस्था को अपनाया। राज्यपाल राज्य के प्रधान हुए, और मंत्री परिषद, जिसका मुखिया बनाया मुख्यमंत्री को, वो शासन या सरकार के प्रधान बनाए गए। आर्टिकल 75 मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनकी संख्या, संरचना, उनके उत्तरदायित्व, इन सब का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 164 राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, संरचना, उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। प्रावधान ऑलमोस्ट दोनों अनुच्छेदों के सेम है। एक केंद्रीय मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ, और दूसरा राज्य मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ। अगर इनके पहले के अनुच्छेदों की बात करें, तो आर्टिकल 74 में लिखा है
कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग एक मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से करेंगे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो जैसा मैंने बताया, संसदीय लोकतंत्र के मूल भाव के अनुरूप ये व्यवस्था की गई। 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर दिया गया और फिर अगला 75 हुआ, उसमें मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होगी, नियुक्ति कैसे होगी, उत्तरदायित्व क्या होगा, उससे जुड़े हुए प्रावधान कर दिए। सेम आर्टिकल 163 में प्रावधान किया गया कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और फिर अगले आर्टिकल 164 में अब उसकी संरचना, दायित्वों से जुड़े हुए प्रावधान किए गए। तो आप बेयर एक्ट में देखेंगे आर्टिकल 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। मूल संविधान में हम देखते हैं मंत्रियों की संख्या के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। 91 या 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो प्रावधान कर दिया गया कि जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। हमने अधिकतम सीमा तय कर दी मंत्रियों की, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। साथ में उसी आर्टिकल में प्रावधान है कि जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक मंत्री अपने पद पर रहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति तय किया गया। जब तक राष्ट्रपति चाहें तभी तक मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। और साथ ही में आर्टिकल 75 में ही प्रावधान किया गया कि जो पूरी मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो दो तरह का उत्तरदायित्व तय कर दिया आर्टिकल 75 ने मंत्रियों के लिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। कोई व्यक्ति तभी तक मंत्री पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, और राष्ट्रपति के चाहने का मतलब प्रधानमंत्री के चाहने से होता है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हीं की सलाह पे हटा भी देते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल है उसका नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री रहता है, उसकी पसंद से मंत्री चुने जाते हैं। तो जब तक बहुमत है तभी तक ये पद पे रहते हैं। जैसे ही लोकसभा में बहुमत जाता है, पीएम चला जाता है, मंत्री उसकी पसंद से आए थे, वो जाता है तो मंत्री भी चले जाते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तो ये प्रावधान किए गए आर्टिकल 75 में मुख्य रूप से हमें मतलब है कि मंत्री जो बनते हैं, जो नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनकी सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति होती है और उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी राष्ट्रपति के प्रति होता है। और सेम प्रावधान हमने आर्टिकल 164 में किया है,
राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। सेम प्रावधान 164 में राज्य मंत्री परिषद के लिए किया गया। मतलब कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, जो सीएम है राज्य के। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होगी उनकी। मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगी। सेम वही व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होगा और सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। तो जो प्रावधान केंद्र में राष्ट्रपति के संदर्भ में, वही प्रावधान राज्य में राज्यपाल के संदर्भ में। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, हटाने की शक्ति राज्यपाल को, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति मंत्रियों का, सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। और आर्टिकल 239 ए में हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा है। एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री हैं। 10% यहाँ 10% हमने सीमा रखी है कि 70 सदस्यीय विधानसभा, अधिकतम 10% मंत्री होंगे, मतलब 7, एक मुख्यमंत्री और 6 और मंत्री। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करते हैं। जो नियुक्त करेगा उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो दिल्ली में उपराज्यपाल होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन नियुक्ति कर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 239 ए के प्रावधान के अनुसार, और वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये 239 ए का प्रावधान है। इन्हीं तीनों में संशोधन होना है 130वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। क्या संशोधन होना है, क्या प्रावधान है उसके, और बाकी जो और 2 विधेयक लाए गए हैं उनके आप प्रमुख प्रावधान देखेंगे। तो प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री, मतलब पीएम भी शामिल हैं, राज्यों के सीएम भी शामिल हैं, केंद्र और राज्य के मंत्री भी शामिल हैं, साथ-साथ जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी के भी मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हैं। मतलब जहाँ-जहाँ जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, उन सबके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं वो, और सारे मंत्री। इन सबको शामिल किया गया इन विधेयकों में। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, साथ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, साथ में केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक। तो इन सबको शामिल कर लिया गया है। प्रावधान है कि अगर ये सारे लोग गंभीर अपराध की वजह से अरेस्ट किए जाते हैं, 30 दिन तक या उससे ज़्यादा 30+ डेज तक ये जेल में रहते हैं,
अगर ये सारे लोग कोई भी इनमें से किसी गंभीर अपराध के लिए अरेस्ट होते हैं, 30 प्लस डेज़ कंटिन्यूटी में निरंतर 30 दिन या उससे ज़्यादा जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन इनका जो मंत्री पद है या मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद है, वो इनको छोड़ना होगा और नहीं छोड़ेंगे तो स्वतः छूट जाएगा। निरंतर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, जेल में रहते हैं, तो इन्हें अपना मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा और नहीं छोड़ा तो छूट जाएगा, वो स्वतः वो पद रिक्त हो जाएगा। मंत्रियों की बात है, केंद्र के मंत्रियों की बात है, तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि जो केंद्र के मंत्री हैं, क्योंकि नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हुई है। तो विधेयक कहता है कि प्रधानमंत्री हटाने की भी सलाह देंगे। पीएम के द्वारा हटाने की सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति हटा देंगे। और मान लीजिए पीएम ने सलाह नहीं दी, भई उन्हीं का मंत्री है, नहीं दी सलाह। सलाह नहीं दी तो 31वें दिन अपने आप वो पद रिक्त हो जाएगा। उसी तरह से राज्य के मंत्री हैं, नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल ने की है, तो सेम प्रोविज़न कि 31वें दिन मुख्यमंत्री सलाह दें राज्यपाल को ऐसे मंत्री को हटाने के लिए, और अगर मुख्यमंत्री ने सलाह नहीं दी, अपने आप पद रिक्त हो जाएगा। मामला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का है, भई यही लोग अगर जेल में हैं, अरेस्ट हैं, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दें 31वें दिन तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो पद रिक्त हो जाएगा। वही जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के लिए भी प्रावधान कि 30 दिन तक जेल में है, हिरासत में है, 31वें दिन या स्वेच्छा से पद छोड़ दें और नहीं तो वो पद रिक्त होगा। उसके बाद पद होल्ड नहीं कर पाएँगे, तो ये प्रावधान करता है 130वां, और साथ में जो और विधेयक आए। हाँ, लेकिन साथ में एक बात मैंने यहाँ बताई कि गंभीर अपराध के लिए ये अरेस्ट होते हैं, जेल में रहते हैं 30 दिन या उससे ज़्यादा, तो अब यहाँ गंभीर अपराध का मतलब क्या है? तो गंभीर अपराध का यहाँ गंभीर अपराध का मतलब है ऐसे अपराध जिनमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। तो गंभीर अपराध का यहाँ जो व्याख्या जो मतलब है, 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध। मतलब 5 साल से कम की सज़ा वाले अपराध हैं, तो उसमें फिर ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये एक कमी भी मानी जा रही है इन विधेयकों की कि 5 साल से कम वालों के लिए क्यों नहीं? क्या उनका अपराध अपराध नहीं है? लेकिन फिलहाल विधेयक का प्रावधान है 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध, तब फिर ये प्रावधान लागू हो। हाँ, लेकिन साथ में ये भी प्रावधान किया गया है
कि सांसदीय विधायकी नहीं जाएगी, बस मंत्री पद जाने हैं, वो सांसद विधायक तो बने रहेंगे। उनकी सांसदी, उनकी विधायकी खत्म नहीं होगी, बस मंत्री पद चला जाएगा ताकि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय वो नहीं ले पाएँ, शासन में नैतिकता बनी रहे, लेकिन उनकी सांसदीय विधायकी सुरक्षित रहे। और साथ में ये भी प्रावधान किया गया है, साथ में ये भी प्रावधान किया गया कि जैसे ही वो जेल से या हिरासत से बाहर आएँगे, छूटेंगे, ज़मानत मिलेगी, तो वो दोबारा अपने पद पर नियुक्त हो सकते हैं, मतलब वापस वो मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार उनका मंत्री पद जाएगा, तो अब दोबारा नहीं बन पाएँगे, नहीं। बस 30 दिन से ज़्यादा जेल में हैं, हिरासत में है, तो पद चला जाएगा। अब जब जेल से बाहर निकले, ज़मानत मिली, दोबारा वो अपना मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद ले सकते हैं, फिर से उस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रावधान हैं इन संशोधन विधेयकों के। क्यों लाए गए विधेयक? सरकार ने क्या तर्क दिए हैं इन विधेयकों को लाने के पीछे? पक्ष में क्या तर्क है इनके? शुरू में ही मैंने बताया कि सरकार के द्वारा ही जो उद्देश्य बताया गया इन विधेयकों का, हमें शासन में नैतिकता, शुचिता की स्थापना करनी है। कई-कई महीनों तक मुख्यमंत्री जेल में रहे और कहें कि हम जेल से ही सरकार चलाएँगे, वहीं से फाइलों पे साइन करेंगे, वहीं से मंत्रियों, अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, तो फिर तो इससे बड़ा संविधान और संविधान निर्माताओं के मुँह पे तमाचा शायद ही कोई हो, कि जेल से सरकारें चलेंगी। वहीं कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, वहीं अधिकारी बैठक करेंगे और वहीं फाइलों पे साइन होंगे। अगर जब इस तरह की बातें होने लगें तो? हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए केजरीवाल ने दावे तो किए ऐसे। उनकी पार्टी ने भी कहा कि जेल से सरकार चलेगी, जेल से ही फाइलों पे साइन होंगे। तो शासन व्यवस्था में नैतिकता, शुचिता लाने के उद्देश्य को सबसे बड़ा कारण बताया गया इन विधेयकों के पीछे, और काफ़ी हद तक सही भी है। दूसरा देखेंगे तो हम शासन से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर अंकुश लगा पाएँगे, जब इस तरह के हम प्रावधान कर देंगे संवैधानिक तो। भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को डर होगा कि अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, बेईमानी करेंगे, अपराधी होंगे, अपराधियों से साठगांठ होगी, पकड़े जाएँगे, जेल जाएँगे, तो उनका मंत्री, मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। तो वो डर होगा, तो हमें भ्रष्टाचार, अपराधीकरण जैसे जो नकारात्मक तत्व राजनीति में बड़े पैमाने पे आ गए हैं, उनको रोक पाने में मदद मिलेगी। हम राजनेताओं के उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित कर पाएँगे।
मंत्री मुख्यमंत्री रहें, गलत कामों में लिप्त हों और उसके बाद कहें कि हम जेल से ही सरकार चलाएँगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उनकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने में भी हमें मदद मिलेगी। जी रंजीत, अभी आऊँगा उस पे, आरपीए पे भी आऊँगा 1951, अभी उसकी बात करेंगे आगे, अभी आएगी चर्चा उसकी। तो उत्तरदायित्व, जवाबदेही को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी हमें। परिणाम क्या होगा? सुशासन की स्थापना हो पाएगी। गुड गवर्नेंस या सुशासन के पैरामीटर ही हैं स्मार्ट गवर्नेंस। स्मॉल और सिंपल गवर्नेंस हो, मोरल गवर्नेंस हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। गुड गवर्नेंस के पैरामीटर हैं मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और हम उन सब पैरामीटर्स को काफी हद तक सुनिश्चित कर पाएंगे इन संशोधन प्रावधानों के द्वारा। सुशासन की स्थापना में मदद मिलेगी। परिणाम क्या होगा कि हम अपनी शासन व्यवस्था के ऊपर जनता का जो विश्वास कम हो रहा है, उसे लौटा पाएँगे, उसे बना के रख पाएँगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता की चुनी हुई सरकारें जहाँ शासन करती हैं, अगर जनता का अपने सिस्टम के ऊपर से भरोसा ही कम होने लगे, तो इससे बड़ी फिर नकारात्मक प्रवृत्ति कुछ नहीं। लोकतंत्र जो कि लोगों का शासन है, वहाँ लोगों का अगर अपने शासन के ऊपर से भरोसा ही घट जाए, तो इससे बुरा क्या होगा? जब शासन में जवाबदेही होगी, नैतिकता, शुचिता होगी, तो हम जनता के विश्वास को भी वापस ला पाएँगे इन प्रावधानों के द्वारा। और एक बड़ी अच्छी बात खुद प्रधानमंत्री जी ने कही, जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे देश में, आप में से भी लोग जो आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट होंगे। जो लोक सेवा नियम है, प्रावधान है उनमें कि अगर 48 घंटे से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी 48 आवर्स 48 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रहता है, उसकी स्वतः निलंबन हो जाता है। 48 घंटे से ज़्यादा कोई हिरासत में रहता है सरकारी कर्मचारी, निलंबित कर दिया जाता है। 48 आवर्स 2 दिन। एक तरफ हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ, समानता के अधिकार की, और अभी कहाँ समानता है? मंत्री जी 6-6 महीने जेल में हैं, मुख्यमंत्री जी 8-8 महीने, और फिर भी अपना मुख्यमंत्री पद को एन्जॉय कर रहे हैं। मंत्री पद पे बने हुए हैं। और सरकारी कर्मचारी 2 दिन की भी अगर हिरासत में जाते हैं तो तुरंत निलंबन हो जाता है। तो अलग-अलग व्यवस्थाएँ, अलग-अलग नियम कानून तो नहीं हो सकते अलग-अलग लोगों के लिए। स्पेशली भारत जैसे रूल ऑफ लॉ वाले देश में, जहाँ हम सबके साथ समानता के व्यवहार की और समता के अधिकार की बात करते हैं। प्लस और एक बड़ा अच्छा प्रावधान किया है इस संशोधन विधेयक ने कि मंत्री पद जाएगा, लेकिन सांसदीय विधायकी नहीं जाएगी। मतलब कि हमें उपचुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि तुरंत हमें कोई उपचुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं है। केवल मंत्री पद वापस लिया जा रहा है। सांसदीय विधायकी ज़िंदा है, वो वापस नहीं ली जा रही, तो हमें बाई इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है।
तो कई सारे फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या संबंधित व्यक्तियों के द्वारा कि अगर ये संशोधन विधेयक पारित हो जाएँगे, तो हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज़ में भी कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। इन विधेयकों की भी बड़े पैमाने पे आलोचना की जा रही है। इनके विपक्ष में तर्क है। जैसा मैंने बताया कि विपक्षी पार्टियों ने तो वो जो जेपीसी बनी है उसका बॉयकॉट तक करने की घोषणा कर दी। इन विधेयकों के प्रावधानों की वजह से ही उनकी आलोचनाओं के संदर्भ में विपक्ष का कहना है कि यह लोकतांत्रिक विधेयक हैं, प्रावधान हैं, एक लोकतांत्रिक देश में होना ही नहीं चाहिए इस तरह की व्यवस्थाएँ। जनता के चुने हुए सांसद विधायक हैं, बहुमत प्राप्त है, तो मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको हटाने की शक्ति भी जनता के पास ही है। सरकार कौन होती है ये प्रावधान करने वाली कि 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहेंगे, तो वो मंत्री नहीं रह पाएँगे, वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएँगे, ये निर्धारण करना तो जनता का काम है। सरकार कैसे तय कर सकती है? जनता ने चुन के भेजा है, गड़बड़ करेंगे, दोबारा चुनाव होगा, जनता नहीं चुनेगी, तो यह लोकतांत्रिक है। ये संघात्मक शासन के विपरीत है। ये संघात्मक शासन के विपरीत हैं। संघात्मक शासन में हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य 2 स्तरों पर शासन का संचालन हो रहा है। दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सरकारें अपने राज्य क्षेत्र में अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए स्वायत्त हैं। राज्य के नागरिक विधानसभा में विधायक चुनते हैं, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है, उसकी सलाह पे मंत्री बनते हैं, अपने क्षेत्र में राज्य सूची के विषयों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है कि राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री कब पद पे रहेंगे और कब पद से जाएँगे? ये तो संघात्मक शासन के मूल भाव के विपरीत है, जहाँ राज्य सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री के पद पे रहने का निर्धारण केंद्र सरकार करने लग रही है इन संशोधन विधेयकों के द्वारा, तो ये तो संघात्मक शासन के भी मूल भाव के विपरीत व्यवस्थाएं होंगी। विपक्षी दलों को सबसे बड़ी आपत्ति है कि राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से जांच एजेंसियों का, सीबीआई, ईडी वगैरह का, तो अब और दुरुपयोग बढ़ जाएगा और या केंद्र सरकार दुरुपयोग करके जो विपक्षी पार्टी वाले मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, उनको हटा देगी उनके पद से। जितने मैंने पीछे डेटा आपको बताए, जितने 12 मंत्री पिछले 11 साल में पद पे रहते हुए जेल गए, सारे विपक्षी पार्टियों के ही हैं। ईडी और सीबीआई के बड़े पैमाने पे राजनीतिक दुरुपयोग हो रहे हैं, आरोप लग ही रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आरोप वर्तमान समय में लग रहे हैं, हमेशा से लगते रहे हैं आरोप। 2004 से 14 जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया है। सीबीआई का फुल फॉर्म कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केंद्र सरकार के पिंजरे में कैद तोता बन गई है। कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। वर्तमान सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई, ईडी का केंद्र सरकार मन की मर्जी से दुरुपयोग कर रही है। तो हमेशा हर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है इन जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेके। वर्तमान समय में विपक्षी दलों का कहना है
कि इनका दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग बढ़ेगा। जो विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं, उनको गिराने का एक तरीका सरकार के हाथ में हो जाएगा। सरकार वही चाह रही है। मतलब ये विपक्ष को खत्म करने की सरकार की रणनीति का एक हिस्सा मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं। कि बस जहाँ-जहाँ विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं, झूठे आरोप लगाइए उनके ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो कानून हैं, उनमें एक बार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, आसानी से ज़मानत नहीं होती, 30 दिन के पहले तो जनरली नहीं ही होती ज़मानत। और ज़्यादातर जो मंत्री, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, वो उसी हवाला, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रावधान इतने कठोर हैं कि आसानी से ज़मानत मिलती नहीं है। 30 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं जेल में। तो सरकार उस तरह के कानूनों का दुरुपयोग करेगी, अरेस्ट करेगी, विपक्षी पार्टियों के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में ज़मानत होनी नहीं है, उनका पद चला जाएगा। तो विपक्ष को खत्म करने की रणनीति है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी इससे, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या पैदा हो जाएगी। स्पेशली आप देखेंगे तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ज़्यादा टेंशन हो गया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रीय राजनीतिक दल आप देखिए तो वो परिवारवादी हैं, एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द बनने वाली पार्टियाँ हैं। उन्हें ज़्यादा टेंशन है। जो बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, फिर भी बहुत सारे नेता हैं उनमें। एक नेता अगर जेल चला भी जाएगा, तो बहुत खराब स्थिति नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों में देखिए आप, सब व्यक्ति केंद्रित पार्टियाँ हैं। आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, सब कुछ सर्वे-सर्वा संयोजक से लेके, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं हम, हेमंत सोरेन। आरजेडी की हम बात कर रहे हैं, लालू यादव और उनके बेटे, या और जितनी पार्टियां हैं, तो ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं। उन्हें डर ज़्यादा है कि उनकी सरकार होगी, वो जो सर्वे सर्वा व्यक्ति हैं वो मुख्यमंत्री होंगे, चहेते लोग मंत्री होंगे, और अगर उन्हीं को केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए अरेस्ट करवा लिया, 30 दिन में जमानत नहीं मिली, तो सरकार तो अस्थिर होगी ही, पूरा वो क्षेत्रीय पार्टी है, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। लंबे समय तक अगर उनका सर्वे सर्वा नेता ही जेल में रहेगा, तो फिर तो उन्हें ज़्यादा टेंशन है इस तरह के विधेयकों, इस तरह के प्रावधानों से। प्लस प्लस और भी दिक्कतें हैं। अब तक हमारे देश में न्याय सिद्धांत रहा है कि व्यक्ति जब तक निर्दोष है, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। न्याय का सिद्धांत कहता है कि हम आरोपी व्यक्ति को दोषी नहीं मानते। जब तक किसी के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक वो निर्दोष माना जाता है। आरोप तो कभी भी कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, झूठा भी हो सकता है। आरोपों के आधार पे सजा अगर देने लगेंगे, तो हमारा तो पूरा जो न्यायिक व्यवस्था है, वही ध्वस्त हो जाएगी, और ये विधेयक तो वही प्रावधान कर रहे हैं। आरोपी व्यक्तियों को हम सजा दे रहे हैं कि 30 दिन से ज़्यादा जेल में हैं, तो उनका हम पद छीन लें, जबकि अभी तो वो आरोप है उनके ऊपर। उन आरोपों की जाँच होगी। जाँच में तय होगा कि आरोप सही है कि गलत है, व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। अगर निर्दोष साबित हुआ तो? जो उसने गुनाह नहीं किया, सजा हम पहले ही दे देंगे उसे। तो ये तो न्याय का जो मूलभूत सिद्धांत है, न्याय का प्राकृतिक नियम है, ये तो उसके विपरीत है कि दोष सिद्ध हुए बिना ही हम किसी व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, उससे मंत्री, मुख्यमंत्री का पद छीन लेते हैं।
लिली थॉमस बनाम सर्वोच्च न्यायालय मामले में सर्वोच्च न्यायालय भी ये व्यवस्था दे चुका है कि जब तक व्यक्ति दोषी साबित नहीं होता, तब तक उसे सजा दी ही नहीं जा सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के विपरीत है ये तो लिली थॉमस मामला। अगर विधेयक पारित भी हो जाएँगे, तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के लिए जाएँगे ही जाएँगे। प्लस देखिए, जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, आरपीए 1951 उसकी धारा 8 है, उसमें प्रावधान है कि जब व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है, 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तब उसका पद छीना जाता है। तो ये तो विरोधाभासी स्थिति पैदा कर रहे हैं ये संशोधन। खुद जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि व्यक्ति दोषी सिद्ध हो, 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो, तब उसका पद हम छीनेंगे। यहाँ तो अगेन अभी व्यक्ति को दोष सिद्ध ही नहीं हुआ है, बस 30 दिन से ज़्यादा हिरासत या जेल में है, हम उसे उससे उसका पद छीन ले रहे हैं, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद। तो ये तो विरोधाभासी कानूनी स्थिति हो जाएगी, अगर ये संशोधन पारित हो जाते हैं तो। एक तरफ आरपीए और दूसरी तरफ ये 130वां संशोधन या साथ में जो और विधेयक आए हैं, तो ये तो विरोधाभासी स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्लस आप देखेंगे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन हो रहा है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। शक्ति पृथक्करण का पावर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसके अनुसार कानून बनाने का काम विधायिका का है, लागू करने का काम कार्यपालिका का है और न्याय प्रदान करने का काम, विवादों के निपटाने का काम न्यायपालिका का है। और यहाँ क्या हो रहा है? न्यायपालिका तो है ही नहीं अभी। अभी नहीं है न्यायपालिका, मतलब जो ये पूरा प्रक्रिया होगी, पूरा मामला हम बात कर रहे हैं कि 30 दिन निरंतर से ज़्यादा कोई हिरासत में है, जेल में है, हम उसका मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद छीन लेंगे। ये काम तो न्यायपालिका का है। यहाँ तो इन संशोधनों के द्वारा ये काम कार्यपालिका ही कर देगी, अपने आप स्वतः पद चला जाएगा, जैसा हम बात कर रहे हैं प्रावधान जो है। तो न्याय करना, दोषी व्यक्ति को सजा देना, दंड देना, ये काम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत न्यायपालिका का है। लेकिन यहाँ ये शक्ति कार्यपालिका के पास आ जाएगी और या कहें कि स्वतः निलंबन हो जाएगा, तो फिर न्यायपालिका का काम, उसकी शक्ति हम उससे छीन लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे आधार हैं कि अगर ये विधेयक पारित भी हो जाएँगे, तो न्यायिक समीक्षा के लिए उनको जाना ही है और तब सर्वोच्च न्यायालय उन विधेयकों के प्रावधानों के आधार पे उनकी संवैधानिकता की जाँच करेगा। सबसे बड़ी बात कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हुआ, तब तक हम निर्दोष मानते हैं और यहाँ तो आप सज़ा दे दे रहे हैं। मान लीजिए वो निर्दोष साबित हो गया, तब क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? क्या आप उसकी भरपाई करेंगे, कैसे भरपाई करेंगे, उसके बारे में कानून कुछ नहीं कह रहा है, विधेयक कुछ नहीं कह रहे कि किसी व्यक्ति से हमने मंत्री पद छीन लिया, मुख्यमंत्री पद छीन लिया, कोर्ट में केस चला, आरोपी व्यक्ति के आरोप साबित नहीं हो पाए, जनरली नहीं ही होते हैं, ईडी जितने केस कर रहा है, जितने लोगों को अरेस्ट कर रहा है, अगर दोष सिद्धि की दर देखें 1% 2% भी नहीं है। ज़्यादातर लोग बरी ही हो रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से आपने उसका मंत्री, मुख्यमंत्री पद छीन लिया, बाद में वो निर्दोष साबित हुआ, तो फिर क्या भरपाई है?
क्या सुरक्षा के इंतजाम है उस व्यक्ति के लिए? क्या संरक्षण के उपाय किए गए हैं? कुछ नहीं है इन विधेयकों में उस तरह के उपाय। तो ये बात सही है कि राजनीति में नैतिकता ज़रूरी है, शुचिता ज़रूरी है, लेकिन प्रावधान भी ऐसे हों जो सर्वसमावेशी हों, जो संवैधानिक मूल्यों के भी अनुरूप हों, जो हमारी जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएँ हैं, उनको खतरा ना पहुँचाए, तो हमें तालमेल बिठाना है। ऐसी बहुत सारी आलोचनाएँ की जा रही हैं, विपक्ष में तर्क दिए जा इन विधेयकों के। इनसे जुड़े कुछ मुद्दे और भी हैं। इन विधेयकों से जुड़े कुछ और मुद्दे। इन विधेयकों से जुड़ा एक मुद्दा है, कई आलोचकों का कहना है कि 30 दिन की समय सीमा क्यों तय की हमने? इसका क्या लॉजिक है? अगर किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना है तो फिर 30 दिन भी इंतज़ार क्यों किया जाए? 30 दिन ही क्यों? 30 दिन तक वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करे, 31वें दिन हम हटाएँ, तो 30 दिन में भी तो जो उसने काम किए वो इल्लीगल हैं। तो हटानी है तो जैसे ही अरेस्ट हो, जैसे ही जेल जाए, तुरंत हटा दो फिर उसे, फिर 30 दिन के लिए इंतज़ार क्यों करना? 30 दिन के भीतर के काम सही और 31वें दिन से जो काम करेगा वो गलत। तो ये क्राइटेरिया किस आधार पे हमने तय किया है 30 दिन वाला? फिर तो जैसे ही हमने कहा अरेस्ट हो, उसे जेल डाला जाए और तुरंत उसका मंत्री पद समाप्त हो जाए। भई अभी आरपीए 51 की धारा 8 क्या कहती है कि जैसे ही सजा सुनाई जाएगी 2 साल या अधिक, तुरंत उसकी सांसदीय विधायकी चली जाएगी, उसका मंत्री पद अपने आप चला जाएगा। जब सांसद विधायक ही नहीं रहेगा तो मंत्री तो वैसे ही नहीं रहेगा। फैसला आते साथ ही हो जाता है। तो फिर यहाँ भी कर दें कि जेल जाते साथ ही मंत्री मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, प्रधानमंत्री पद चला जाएगा। दूसरी समस्या कि 5 साल से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए ही क्यों? 5 साल से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए ही क्यों? 5 साल से कम सजा वाले अपराध, अपराध नहीं है। तो ये विभाजन इसका क्राइटेरिया क्या? अपराध तो अपराध है। तो फिर या 5 साल से कम की सजा वाला हो या 5 साल से ज़्यादा की सजा वाला, सबको शामिल करो। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस में 358 धाराएँ हैं। उनमें 180 धाराएँ हैं, जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा है। लेकिन बची हुई लगभग उतनी ही धाराएँ जिनमें कम, तो फिर उनको क्यों बाहर कर रहे हैं? अपराध तो अपराध। तो 5 साल से अधिक सजा, अब इसका क्राइटेरिया क्या? हमने उससे कम की सजा वाले अपराधों को क्यों बाहर कर दिया है उससे? और एक समस्या, मंत्री पद छीना जाएगा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद छीना जाएगा, लेकिन सांसदी, विधायकी बची रहेगी। तो सांसद, विधायक भी क्यों रहेंगे ये? मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं रहे मतलब कार्यपालिका शक्ति हम छीन लें उनसे। लेकिन सांसद, विधायक बने रहें मतलब विधायी शक्ति नहीं छीने हम उनसे, तो इसका भी क्या लॉजिक है? इसके पीछे क्या तर्क है? भई नैतिकता तो हर जगह चाहिए। वो सरकार में भी चाहिए, वो हमें संसद में भी चाहिए, वो विधानसभा में भी चाहिए नैतिकता। तो ऐसे लोग मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे,
तो अब ये 2 अलग-अलग व्यवहार क्यों? छीनना ही है तो फिर उनसे सांसदीय विधायकी भी छीनने की व्यवस्था कर दो। कई सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो इन विधेयकों के प्रावधानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आलोचनाएँ भी हैं, प्रावधानों के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी हैं कि क्या सोचते हुए, किस लॉजिक के साथ ये प्रावधान है। पक्ष में भी तर्क दिए सरकार ने, उसका अपना एक आइडिया है। विपक्षी पार्टियों ने आलोचनाएँ की, उनके अपने तर्क हैं। मैंने दोनों बताया आपको कि सरकार का पक्ष क्या है, विपक्षी पार्टियों की आपत्तियाँ क्या हैं और वर्तमान स्थिति भी मैंने बताई कि फिलहाल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में बनी संयुक्त संसदीय समिति इन तीनों विधेयकों की जांच कर रही है। शीतकालीन सत्र जो कि खत्म हो चुका है, उसमें रिपोर्ट आनी थी, लेकिन गठन ही पिछले महीने हुआ नवंबर में। तो अब समिति जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और आगामी सत्रों में फिर उस रिपोर्ट को संसद में रखा जाएगा और तब फिर आगे ये देखने वाली बात होगी कि इन विधेयकों पर क्या आगे होता है, पास हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। दोनों सदनों आर्टिकल 368 हम देखते हैं, जहां संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार विधेयक लाई है। पारित होंगे, नहीं होंगे, भविष्य की बात है। दोनों सदनों में अलग-अलग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2 तिहाई बहुमत चाहिए है। लोकसभा में तो चलिए बहुमत हो भी जाए, लेकिन राज्यसभा में बहुमत, तो बहुत सारे वहाँ भी चैलेंज भी हैं। अभी तो खैर समिति की रिपोर्ट आए। हाँ, लेकिन अगर हम टॉपिक को कंक्लूड करें, भविष्य के संदर्भ में बातें करें, तो नो डाउट राजनीति में अगर हम इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष देखें, भविष्य क्या होना चाहिए अगर उसकी बातें करें, तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी कि राजनीति में, शासन व्यवस्था में नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता के उच्च स्तरीय मापदंडों की स्थापना की जाए। भ्रष्टाचार को, अपराधीकरण को रोकने के जितने संभव प्रयास हों, वो हमें करने ही पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसके लिए हमें कई लेवल पे एक साथ काम करना होगा। सबसे पहले तो हमें जनता को ये समझाना होगा कि भ्रष्टाचारी, अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को वोट ही क्यों देती है? सबसे ज़रूरी काम, लोकतंत्र लोगों का शासन है। जब तक लोग सक्षम नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, अपने प्रतिनिधियों के कर्तव्यों की समझ नहीं होगी, तब तक सिस्टम हम कितने भी कानून बना लें, प्रावधान कर लें, वो कोई भी सिस्टम सफल नहीं होगा। कानून बनेंगे, उनके तोड़ भी खोज लिए जाएँगे। तो सबसे पहले तो आपको हमें जागरूक होना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है। हम ऐसे लोगों को वोट ही क्यों देते हैं जो अपराधी, भ्रष्टाचारी पृष्ठभूमि के हैं। 150 करोड़ की आबादी में हमें ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे कि जो ईमानदार हो, सचरित्र हो, नैतिक हो, जिनके हाथों में हमारे हित, हमारा संविधान सुरक्षित हो, तो हम चुन ही क्यों रहे ऐसे लोगों को। कहा जाएगा कि जैसे राजनीतिक दल खड़े कर रहे हैं, हम तो उन्हीं में से चुन रहे हैं, तो नोटा का भी ऑप्शन मिल गया। चलो अभी उसका बहुत प्रभाव नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि सबको साथ काम करना पड़ेगा। उसमें जनता, उसमें अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, उन्हें भी आगे आना होगा। उन्हें भी ऐसे लोगों को
टिकट देने से परहेज करना होगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, घोटाले या अपराधों के मामले चल रहे हैं, आरोप लगे हैं, तो राजनीतिक दल फिर वही होगा कि एक दल कहेगा हम क्यों करें जब दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा कहेगा कि हम क्यों करें जब तीसरा नहीं कर रहा। तो जब तक हम दूसरे पे आरोप लगाने की मानसिकता से ग्रसित रहेंगे, तब तक तो सुधारों की शुरुआत हो ही नहीं पाएगी। तो कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम शुरू करें, दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा वो जाने, हम अपनी तरफ से आगे बढ़ते हैं। तो पहल तो कभी ना कभी किसी ना किसी को करनी ही पड़ेगी। और महात्मा गांधी तो कहते ही थे कि पहल अगर हम अपने आप से ही शुरू करें, जो उम्मीद हम समाज से कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपने ऊपर करें तो कितना अच्छा। तो राजनीतिक दलों को भी आगे आना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को वो प्रत्याशी ही नहीं बनाए जो अपराधी, भ्रष्टाचारी, घोटाले वाली पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमें इसके लिए इलेक्शन रिफॉर्म भी करने पड़ेंगे। चुनाव सुधार के माध्यम से ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने को हतोत्साहित करने के प्रावधान करने पड़ेंगे हमें। हमें जुडिशियल रिफॉर्म भी करने पड़ेंगे, न्यायिक सुधार भी करने होंगे। आज की डेट में हमारे देश में 5.5 करोड़ के आसपास मामले लंबित हैं। सारे न्यायालयों में, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। तो हमें जुडिशियल रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ कर पाएँ। कई-कई सालों तक मामले नहीं चलें, समय पे उनका निपटारा हो जाए। अभी किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के, घोटालों के, अपराधों के आरोप लगते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक मामले, मुकदमे चलते रहते हैं, उससे भी उनके हौसले बढ़ते हैं। समय पर अगर निर्णय हो जाएगा, समय पे अपराध हुआ है, नहीं हुआ है तो किसने किया है, आरोपी व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, समय पर अगर इनके फैसले होने लगेंगे, तो उससे भी जो ये अपराध, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियाँ हैं, हमें उनको रोक पाने में मदद मिलेगी। गैर सरकारी संगठन हैं, मीडिया हैं, इनको भी आगे आना होगा, इनको भी भूमिका निभानी होगी। तो जब तक संयुक्त सामूहिक प्रयास नहीं होंगे, तब तक राजनीति, शासन व्यवस्था में शुचिता, ईमानदारी या और जो भी हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स को अपनाने की बात करते हैं, मिले-जुले प्रयासों के बिना ये सब चीज़ें संभव नहीं है। हाँ, जो ये विधेयक हैं, शुरुआत है, लेकिन जो विपक्ष की आपत्तियां हैं, शिकायतें हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि असली लोकतंत्र यही महात्मा गांधी कहा ही करते थे कि बहुमत की आवाज़ के सामने अल्पमत की आवाज़ नहीं दबनी चाहिए। कम से कम जो जेन्युइन जायज़ माँगे हैं विपक्ष की, उनको भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है, ताकि इस तरह के विधेयकों या उनके प्रावधानों का दुरुपयोग ना हो। आज की इस क्लास में इतना ही। यहीं रोक रहा हूँ टॉपिक। आपको कैसी लगी क्लास, ये चर्चा? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देकर बताएँ, फीडबैक लिखें। आप और किन मुद्दों पे इस तरह की गंभीर चर्चाएँ, डिस्कशन चाहते हैं? आप उन टॉपिक्स के बारे में भी हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आगामी क्लासेस में हम प्रयास करेंगे उस तरह के टॉपिक्स को भी शामिल करने का। ये क्लास, ये चर्चा कैसी लगी? ज़रूर आप अपने कमेंट दें, ताकि हम इसमें कुछ और अगर सुधार करना हो तो उसको कर सकें। इसके पहले भी कुछ हम ऐसे लाइव सेशन कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो क्लास
नहीं करे हैं, तो उनको भी आप कर लें। इसी डॉक्टर अतुल लोहिया चैनल पे लाइव वाले सेक्शन में तो पिछले भी कुछ लाइव सेशंस पड़े हुए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। इसी तरह के करंट मुद्दों पे वो भी डिस्कशन है। आगे भी समय-समय पे ऐसी चर्चाएँ हम करते रहेंगे। तो आज की क्लास, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख़्याल रखें, ईमानदारी से अपना काम करते रहें। जय हिंद। एंड हो गया ना? वो लाइव वहाँ रेड